हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बारे में। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन यानी कि मात्रात्मक क्रांति। तो ज्योग्राफी में मात्रात्मक क्रांति तब आई थी जब ज्योग्राफी एक डिस्क्रिप्शनल साइंस बन गया था, यानी कि केवल थ्योरी वाला सब्जेक्ट बन के रह गया था। तब जाके ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, जिसके बाद मॉडल्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके इसको और साइंटिफिक बनाया गया। तो चलिए जानते हैं कि इसका प्रोग्रेस किस तरह के से हुआ और किस डिबेट के बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का नींव पड़ा और इसका क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है, सबको इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ज्योग्राफी का जो स्टडी था वो केवल क्षेत्र अध्ययन पर आधारित था, यानी केवल किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में स्टडी रह गया था और इसीलिए अलग अलग जगह के बारे में स्टडी कर करके ये एक तरीके से कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बन गया था। अलग अलग जानकारी का बस कलेक्शन बन गया था और इसी के कारण 1948 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तो इसको बंद करने के लिए भी कह दिया था कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हार्टशोन और शेफर का डिबेट होता है, जिसके बाद स्पेसिफिक और जनरल ज्योग्राफी पे बात होता है और इसके बाद से ही ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन लाने का बात चलता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। भूगोल को समझने में गणितीय, सांख्यिकी एवं मॉडलों का प्रयोग ही मात्रात्मक क्रांति है। यानी ज्योग्राफी में जब हम लोग मैथ्स का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, मॉडल्स का यूज़ करते हैं, तब उसी को हम लोग क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं, मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। ये जो टर्म है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये बर्टन के द्वारा दिया गया था और बर्टन ने इसको नाम दिया था और ये 1950s के टाइम पे ये रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था। 10 साल तक ये रिवॉल्यूशन चला, उसके बाद ये रिवॉल्यूशन भी ख़त्म हो गया। आगे इसके डीमेरिट में आपको पता चलेगा। तो कैसे इसका शुरुआत हुआ, तो शेफर नाम के एक जोग्राफ़र थे, उन्होंने हार्टशोन का अप्रोच था कि वो रीजनल अप्रोच पे काम करते थे। उसी पे इन्होंने कहा कि रीजनल अप्रोच पे बात करेंगे तो सबका स्पेसिफिक नॉलेज हम लोग को रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उतना सारा फैक्ट्स किसी को याद नहीं रहेगा, तो सब में कुछ कॉमन बात जो है उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने थ्योरी दिया एक्सेप्शनलिज़म का 1953 में दिया। इसके बाद से ही ज्योग्राफी में अलग अलग ज्योग्राफर जो थे वो सामने आए और ज्योग्राफी में मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बढ़ने लगा। तो क्या हुआ था, आइडियोग्राफिक कॉन्सेप्ट यानी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो था वो अब साइंटिफिक अप्रोच की तरफ बढ़ने लग गया और जो रीजनल अप्रोच था, जो किसी स्पेसिफिक रीजन का स्टडी था ज्योग्राफी पहले, अब वो जनरल ज्योग्राफी बन गया, यानी कि एक कॉमन रूल रहेगा, वो सब जगह अप्लाई होगा, इस तरह का बन गया। तो शेफर हार्टशोन के कारण भूगोल में जो मेन चेंजेस हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो एरियल स्टडी जो था वो अब स्पेशियल स्टडी बन गया। एब्सोल्यूट लोकेशन का जो स्टडी था कि मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया का स्टडी, अब वो रिलेटिव लोकेशन हो गया। मतलब कॉमनली, जनरली जहाँ पे सब जगह का बात शामिल कर दिया गया। फिर एरियल इंटीग्रेशन जो था, अब वो स्पेशियल इंटीग्रेशन हो गया। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया का नहीं, अब किसी एक स्पेसिफिक एरिया को छोड़ के पूरे स्पेस का मतलब कॉमनली स्टडी होने लगा। आइडियोग्राफिक से अब नोमोथेटिक कॉन्सेप्ट आ गया। आइडियोग्राफिक का मतलब होता है जो वर्णनात्मक होता है या डिस्क्रिप्टिव होता है, उससे अब नोमोथेटिक आ गया, मतलब कि साइंटिफिक अप्रोच पे ज़्यादा बात होने लगा। अब मॉडल्स ये सब पे बात होने लगे। इसकी जो शुरुआत है वो पॉजिटिविज़म से हुई, लॉजिकल पॉजिटिविज़म, जो कहता है कि हम लोग को हर चीज़ में साइंटिफिक अप्रोच को देखना चाहिए कि वो सब चीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, और उसमें साइंस को खोजना चाहिए। यही कहता है लॉजिकल पॉजिटिविज़म। और उसी के बाद से लॉजिकल पॉजिटिविज़म जब से आया, उसके बाद से मात्रात्मक क्रांति का जो
प्रोग्रेस है वो और बढ़ने लग गया और लास्ट में बिहेवियरलिज्म पे ख़त्म हुआ और कैसे ये ह्यूमन पे इम्पैक्ट करता है उसको समझेंगे। तो मात्रात्मक क्रांति लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ज्योग्राफी जो पहले वर्णात्मक सब्जेक्ट था, यानी भूगोल जो वर्णात्मक था हार्टशोन के टाइम पे, उसको अब वैज्ञानिक बनाना था। ठीक है। दूसरा, स्थान के बारे में वैज्ञानिक और तार्किक बातें करना था, यानी किसी भी लोकेशन के बारे में हम लोग को बस थ्योरी नहीं लिखना था, उसका तार्किक यानी कि लॉजिकल बात और साइंटिफिक प्रूफ के साथ उस बातों को करना था। और जो लिटरेरी लैंग्वेज था, जो साहित्यिक भाषा था, जो केवल लिखा जाने वाला था, उसके जगह अब मैथमेटिक्स का यूज़ करके ज्योग्राफी को और स्ट्रॉन्ग करना था। तो इसी में जैसे कोपेन थे, व्लादिमीर कोपेन, उन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण किया, ABCD का प्रयोग किया, साइंस का प्रयोग किया थोड़ा सा, है ना। तो मॉडल्स थे उनके बहुत सारे। फिर स्थान के या अवस्थिति के संबंध में सटीक वाक्य बनाना कि कौन सा स्थान किधर है और किस तरह का वहाँ पे लोकेशन होगा, कैसा क्लाइमेट होगा, सबका एक जनरल ओवरव्यू देना। ठीक है। और मॉडल, नियम, सिद्धांत आदि की कल्पना को परखना कि क्या ये सही काम करते हैं कि नहीं। जैसा साइंस में भी होता है कि हाइपोथेसिस बनाना, उसको चेक करना, ये भी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का भी ये मेन मोटिव था। उसके बाद है भूगोल को साहित्य से विज्ञान बनाना, लिटरेचर से इसको अब साइंस बनाना भी इसका एक मेन मोटिव था। अब जानते हैं हम लोग इसका क्या मेरिट था। मात्रात्मक क्रांति आया, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या मेरिट था इसका। तो इससे जो तथ्यों को कम करने में सहायक हुआ, जो बहुत सारे फैक्ट्स थे ना, अलग अलग जगह के रीजनल फैक्ट्स, अब वो एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन बन गए। तो यानी स्पेसिफिक से जनरल बातें आ गई, तो तथ्यों को कम किया, फैक्ट्स को कम हुआ। आंकड़ों के अनुमूलन से अनुवादीकरण आदि का प्रयोग करके किताब बनाया गया, किताब छापा गया। ठीक है। मतलब अब फैक्ट्स का ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो जिसके कारण ज्योग्राफी को समझना आसान हो गया, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना आसान हो गया। और मॉडल्स जो होते हैं वो इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में बनते हैं जो साइंस को पूरा दुनिया मानता है। इसलिए जो एक तरफ़ा बातें हैं वो नहीं होगा, अलग अलग जोग्राफ़र अलग अलग बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये सब कुछ मेरिट्स था क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का। अगर डीमेरिट्स का बात करें, जिसके कारण मात्रात्मक क्रांति 10 साल में ही ख़त्म हो गया, तो चलिए उसको जानते हैं। मात्रात्मक क्रांति जो था वो प्रत्यक्षवाद पे आधारित था, यानी जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वही सच है और जिसको साइंस प्रूव कर सकता है वही सच है। इसमें मेटाफिज़िक्स का कॉन्सेप्ट को स्थान नहीं दिया गया था। मेटाफिज़िक्स ये कहता है कि जीवन की बातों को, जीवन से जुड़ी बातों को, जिस चीज़ों को, जो चीज़ फिज़िकल नहीं है, जो भौतिक रूप से प्रेजेंट नहीं है, जैसे किसी का विश्वास, आदमी की समझदारी, फिर उसका नॉलेज, ये सब चीज़ें मेटाफिज़िक्स में आती हैं। ये सब चीज़ों पे वो बात नहीं करता था। इसके बाद इसमें स्पेशियल साइंस पर काम किया गया, जो जिसके कारण मतलब ज़्यादा ही इसमें साइंस का यूज़ कर दिया गया, जिसके कारण ये स्पेशियल ज्योमेट्री बन के रह गया। यानी अब ये ज्योग्राफी कम और ज्योमेट्री साइंस का सब्जेक्ट ज़्यादा बन गया, यानी मैथमेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा बन गया। और इस सिद्धांत में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि मानव को माना गया कि एक प्रॉफिट सीकिंग या रैशनल मैन है, जो केवल अपना फ़ायदा काम करने के लिए ही जाएगा। जैसे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में अल्फ्रेड वेबर ने कहा था कि मैन इज़ अ रेशनल मैन, मतलब मैन वहीं जाएगा, आदमी वहीं जाएगा जहाँ पे उसको फ़ायदा दिखेगा। जबकि ऐसा है नहीं। मानव की जो भावना है, जैसे कि संतुष्टि, दया, ये सारी भावनाओं को इसमें ध्यान नहीं दिया गया, तो ये इसके डीमेरिट में काउंट होता है। इसमें मानव और पर्यावरण को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, तो मानव और पर्यावरण को समझने के लिए ये सही नहीं काम आया। और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के कारण मशीनीकरण बढ़ा, यानी कि इसमें हम लोग का जॉब्स भी चला गया बहुत सारा, क्योंकि मशीन आता है तो
ह्यूमन लेबर कम पड़ता है इसलिए। अब जानते हैं कौन कौन से भूगोलवेता और कौन कौन से जगह के, कौन कौन से राष्ट्रों के भूगोलवेता का इसमें योगदान रहा है। तो आपको बस नाम याद रखना है और कुछ कुछ इनका कंट्रीब्यूशन। तो पहले कंट्रीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से कंट्रीज़ ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। तो कंट्रीज़ का बात करें तो यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे उन्होंने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पे काम किया था। और कुछ जोग्राफ़र जैसे कि विलियम जी डस्ट, इन्होंने स्पेशियल एनालिसिस पे काम किया था। डेविड हार्वे, फिर एफ लेविस, वॉल्टर क्रिस्टॉलर, जिनका तो थ्योरी था सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इसमें यूज़ किया था उन्होंने। ब्रेन बेरी, इन्होंने अर्बन सिस्टम में जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्वांट्स का यूज़ किया था। तो इस तरह से हमारा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का पार्ट ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने जाना क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया कहाँ से, उसका क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है, और कौन कौन से जोग्राफ़र और कौन कौन से देश के जोग्राफ़र्स इसको सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।